दोस्तों आप सभी का हमारा दृष्टि आईएएस के उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 टेस्ट सीरीज़ के 13वें टेस्ट में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दृष्टि के टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारी और सीरीज़ जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उत्तर प्रदेश से संबंधित, जिसमें हिस्ट्री से संबंधित है कोई, या फिर आपने पॉलिटी से संबंधित सीरीज़ को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप जाकर पहले उसे विजिट कीजिए। आप यहाँ पर पाएंगे कि आज का जो टेस्ट सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे टेस्ट में पहले पूछे गए हैं या पीवाईक्यू में हमने इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि टाइम्स पत्रिका के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को सबसे प्रभावशाली कंपनियों के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है अडानी ग्रुप, दूसरा है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और चौथा है इन्फोसिस। तो बेसिकली जो सबसे प्रभावशाली कंपनियों के रूप में नामित करने वाली सूची है उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर कहते हैं टाइटन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टाइटन्स नाम से जाना जाता है। इसमें 100 कंपनी आती है, ठीक है। 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों को शामिल किया जाता है, जिसमें भारत की फ़िलहाल में 2 कंपनियों का शामिल किया गया है। एक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और एक है टाटा ग्रुप। इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैम्पियनशिप का खिताब जीता। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है फैज़ान ज़ाकी, दूसरा है बृहत सोमा, तीसरा है नंदिनी प्रकाशन और चौथा है अनन्या प्रसन्ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बृहत सोमा, जिनके द्वारा फैज़ान ज़ाकी को हराकर ये किताब अपने नाम जीता है, नेशनल स्पेलिंग बी चैम्पियनशिप किताब, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा, आकर्षि कश्यप और मालविका बंसोड़, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तन्वी शर्मा। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि वान शहर कहाँ पर है, क्योंकि वान शहर जो है वो इन्वायरमेंटल के रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी ने कभी ना कभी यहाँ पर आपने वॉन कन्वेंशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो आपको इस सिटी के बारे में पता होना चाहिए। वॉन कन्वेंशन जो इन्वायरमेंट के रूप से इम्पोर्टेंट है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो वॉन शहर है वो जर्मनी में है और वॉन कन्वेंशन जो हुआ था वो बेसिकली किससे संबंधित है, वो पक्षियों जो हैं आपके प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनसे संबंधित है। साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया था कि आपकी जो भूमि है उसका रिस्टोरेशन किया जाएगा। तो भारत भी इसका एक समर्थक देश है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब की विजेता तन्वी शर्मा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, हुलोंग पार गिब्बन अभ्यारण्य जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है मेघालय, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है असम, ठीक है। तो यदि आपने कभी गिब्बन के बारे में पढ़ा हो या न्यूज़ वगैरह में सुना हो, तो गिब्बन जो होते हैं वो बेसिकली भारत के कहाँ पर पाए जाते हैं, वो असम राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और हुलोंग पार गिब्बन जो है वो कहाँ पर है, वो असम में ही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी असम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है उनके द्वारा क्या किया गया है कि हुलोंग और गिब्बन को जो रेलवे ट्रैक क्रॉस करने में दिक्कत जाती थी, तो उसके लिए उन्होंने कैनोपी ब्रिज बनाया गया है, ताकि जैसे मान के चलिए कि आपका रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के यहाँ से ऊपर से जाने के लिए क्या किया है उन्होंने, कैनोपी ब्रिज बना दिया है, ताकि इनके जो संघर्ष में मृत्यु हो जाती थी रेलवे से वो कम से कम हो। ये अभ्यारण्य जो है 125 दुर्लभ हुलोंग गिब्बन आवास से संबंधित है और भारत में पाया जाने वाला एकमात्र बानर जो है वो हुलोंग गिब्बन है। ये भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि असम के सबसे घनी आबादी गिब्बन यहीं पे पाई जाती है। हुलोंग पार गिब्बन अभ्यारण्य में भारत के एकमात्र गिब्बन्स हुलोंग गिब्बन्स और पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर। यदि आपसे पूछा जाए कि ये पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर है, ये कभी किसी भी मतलब स्टेटमेंट में आपको दिख जाए, तो किसके बारे में बातचीत चल रही है, वो एक प्राइमेट है जिसका नाम है बंगाल स्लो लॉरिस। क्या नाम है, बंगाल स्लो लॉरिस। ये क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर है, ठीक है। जंगल के ऊपरी आवरण में होलोंग वृक्ष की अधिकता है
जबकि नाहर मोर मध्य कैनोपी में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, निचली कैनोपी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भित है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसका कोई वयस्क अकुशल शारीरिक श्रम को तैयार हो, प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक सभी राज्यों में समान है। तो आपको यहाँ से कौन सा सही कथन है बताना है। तो यदि हम बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की, तो ये अधिनियम जो है वो 100 दिनों के रोजगार की बातचीत करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि 150 दिनों के रोजगार की बात करता है, लेकिन वो कहीं कहीं किसी प्रकार के स्पेशल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए चर्चा करता है, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, या कभी कभी किसी विशेष संदर्भ में जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए कभी कभी कर देता है, तो वो करता है। तो आपके ऑप्शन ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक सभी राज्यों में समान है। तो ये कथन भी अपने आप में गलत है, क्योंकि ये जो ऑल आता है ना दोस्तों, ऑल या ओनली वगैरह, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइप के स्टेटमेंट में क्या होता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और सभी राज्यों में समान कैसे हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी दर होती है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 211 रुपये प्राप्त होते हैं, वहीं किसी और राज्य में आपको 218, 222, 228 रुपये तक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कथन अपने आप में गलत हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। तो यहाँ पर वही बताया गया है, 2023-24 के वित्तीय वर्ष में संशोधित मनरेगा के लिए 22% धन कम उपलब्ध करवाया गया था। जो मनरेगा है वो श्रम रोजगार योजना है जो ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष क्या करती है, कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। कुछ मामलों में सरकार के द्वारा मानक 100 दिनों के अलावा 50 दिन भी बढ़ाए गए थे। जैसे 2016 में मैंने आपको बताया था कि वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकारों को छोड़कर निजी संपत्तियों के बिना वन क्षेत्रों में जो एसटी थे उनके लिए क्या किया था, 150 दिनों के रोजगार की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त मनरेगा खुद जो एक्ट, इसकी धारा 3-4 जो है, इसके तहत सरकार सूखे या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में 50 दिन का अकुशल श्रम अतिरिक्त रूप से प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ जैसे हमने भाई ये भी डिस्कस कर लिया कि अलग अलग राज्यों में यहाँ पे दरें जो हैं वो अलग अलग है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि सरकार ने शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटित किया, और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि सरकार ने एंजल टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की। दोस्तों, यदि आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की यदि स्पीच वगैरह यदि सुनते हो और फॉलो करते हो ऐसी चीज़ों को, तो आपने बजट में देखा होगा कि उन्होंने उनके द्वारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बताई गई अपनी कीमत थी, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में जो व्यय होने वाला था वो शिक्षा क्षेत्र से बहुत ही अधिक होने वाला था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, कि जो शिक्षा क्षेत्र है उस पर व्यय जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र की तुलना में बहुत ही अधिक होने वाला था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि सरकार ने एंजल टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की। तो दोस्तों, सरकार जो चाहती है वो ये चाहती है कि भारत में स्टार्टअप लगातार बढ़े। तो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी क्या है कि टैक्स की रेटें और अननेसेसरी जो टैक्स है वो ना हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि जो एंजल टैक्स है जो स्टार्टअप से संबंधित है उसको भी समाप्त कर दिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुल अनुमानित व्यय दिखाया गया है। तो कुल अनुमानित व्यय कितना है, 48,20,512 करोड़। तो आपको ना एक आंकड़ा हल्का सा ध्यान रखना चाहिए कि कुल व्यय कितना था। तो 48 लाख मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, 48 लाख करोड़। ठीक है, कुल पूंजीगत व्यय जो है वो उसमें से कितना हुआ, 48 में से 11, 11, 11, 11। ठीक है, तो ये करोड़ हुआ है। फिर आपको ये बताया गया है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना हुआ, तो वो 15,01,890 करोड़ रुपए हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये पता होना चाहिए कि पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है। तो जो पूंजीगत व्यय होता है वो किससे संबंधित होता है, जो आपके कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उससे संबंधित होता है। लेकिन जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो किससे संबंधित है, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होता है, जैसे राज्यों को जो अनुदान प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार का एक अनुदान जो है वो राज्यों को भी जाता है राजस्व अनुदान के रूप में। तो राज्य लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल राजस्व व्यय में नहीं करते हैं, बल्कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी करते हैं। तो जो व्यय राज्यों का कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है उसको पूंजीगत व्यय के साथ जोड़कर प्रभावी पूंजीगत व्यय निकाला जाता है। ठीक है,
अगला है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है वो 16,13,312 करोड़ रुपये पाया गया, जबकि जो राजस्व घाटा है वो 5,80,201 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। फिर आपको यहाँ पर और जानकारी क्या दी गई है कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उस पर 90,000 रुपये करोड़ खर्च किया गया, जबकि शिक्षा पर 1,25,000 खर्च किया गया। तो आपको यहाँ पे जानकारी क्या मिल रही है कि जो शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय है वो किससे अधिक है, वो स्वास्थ्य से अधिक है। तो आगे क्या लिखा गया है, जो रक्षा पर 4,54,773 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। तो इन दोनों से अधिक व्यय किस पर किया गया है, रक्षा क्षेत्र पर। और एक और चीज़ की चर्चा यहाँ पर की गई है कि जो सब्सिडियाँ हैं उस पर 3,81,175 रुपये खर्च किया गया। तो यहाँ पर सब्सिडी है जिस पर खर्च किया गया। अब आपका एक क्रम बन गया कि सबसे अधिक खर्च जो हुआ वो रक्षा क्षेत्र में हुआ, फिर सब्सिडी पर, उसके बाद कहाँ पर हुआ, शिक्षा में, और फिर हुआ आपके स्वास्थ्य क्षेत्र पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए क्या किया है, भारत सरकार के द्वारा एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। शुरुआत में 2012 में कंपनियों के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से ऊपर के मूल्यों पर शेयर सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में धन प्रयोग को रोकने के लिए पेश किया गया था। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी के प्रकार हैं। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं संघर्षात्मक बेरोजगारी या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना होगा, तो ये कथन सही है। दूसरा, आपने क्या कार्यात्मक बेरोजगारी के बारे में सुना है, फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं होती है। व्यक्तिपरक बेरोजगारी भी नहीं होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है जिसे साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक और 4 से यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ILO है उसके द्वारा बेरोजगारी के लिए 3 मानदंड निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से मानदंड थे, पहला था कि कार्यविहीन, मतलब वे भुगतान किए जाने वाले रोजगार या स्वरोजगार में नहीं लगे हुए हैं। मतलब जो व्यक्ति जो किसी भी ऐसे प्रकार के रोजगार में नहीं लगा हुआ है जिससे उसको आय प्राप्त हो, तो वो रोजगार में नहीं लगा हुआ है, कार्यविहीन है। दूसरा है कि वर्तमान में कार्य के लिए उपलब्ध है। मतलब बेरोजगारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो व्यक्ति जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो कार्य के लिए उपलब्धि होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से कार्य नहीं करते हैं, तो उसको बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सक्रिय रूप से कार्य की तलाश कर रहे हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेरोजगारी के लिए। उन्होंने भुगतान किए गए रोजगार या स्वरोजगार को खोजने के लिए एक परिभाषित संदर्भ अवधि के भीतर विशिष्ट प्रयास किए हैं। इसलिए एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी खो दी है लेकिन सक्रिय रूप से यदि नई नौकरी की तलाश नहीं कर रहा है कभी वो, तो वो बेरोजगार व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप सक्रिय रूप से कार्य की तलाश कर रहे हो। साथ ही साथ भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है, आपसे पूछ सकते हैं। तो वो कौन करता है, NSO के द्वारा किए जाते हैं। NSO कौन है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस करके जो है संस्थान वो करता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको मोस्पी भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, अब इनके आधार पर बेरोजगारी के प्रकार 4 हैं। एक है संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, मान के चलो श्याम, तो श्याम क्या करता था, पहले एक A कंपनी में काम करता था, लेकिन इसने क्या किया, अपने इन्हें प्रमोशन दे नहीं रहे थे ना सैलरी बढ़ा रहे थे, तो इसने क्या किया कि इसको छोड़ दिया और एक नई कंपनी B में नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन B वालों ने बोला कि यार भाई आपको अभी नहीं, आपको 1 मंथ बाद से हम रखेंगे। तो जो 1 मंथ का जो पीरियड होगा ना, वो क्या होगा, वो इसके लिए संघर्षात्मक बेरोजगारी का समय रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो नौकरियों के बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत्पन्न उस प्रकार की अस्थायी अवधि को दर्शाता है जो व्यक्ति नए रोजगार के अवसर की तलाश में व्यय करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब अगला प्रकार जो है वो कौन सा है, वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है, जैसे मान के चलिए कि जब जैसे किसान वगैरह जो है पहले 90s में वो किससे खेती वगैरह करते थे, बेसिकली जो उनके हथियार होते थे वो देसी घरेलू हथियार होते थे, उन्हीं के द्वारा वो निदाई वगैरह का काम, कटाई वगैरह का काम करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे हार्वेस्टर्स जो है उन्होंने उनका स्थान ले लिया। ठीक है, तो हार्वेस्टर जो है वो एक प्रकार से कुशल मतलब कटाई का साधन हो गया, जो देसी घरेलू लोगों की रोजगार का इन्होंने सफाया किया। तो इस प्रकार की बदलाव के कारण जब अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आता है, जिसे जो सामान्य कॉपी बुक पर जब ऑफिस वर्क किया जाता था
वो कॉपी बुक अब जैसे जिसका स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है, तो जो कंप्यूटर नहीं चलाते उनके जीवन में जो बेरोजगारी आई, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी से कहते हैं। तो इसमें वही एक्सप्लेन किया गया है कि कार्यबल के पास मौजूद कौशल और उपलब्ध पदों की आवश्यकता के बीच तालमेल में निहित बेरोजगारी का यह रूप श्रम बाजार में प्रणालित मुद्दों को उजागर करता है। मतलब आपके बीच बेमेल है, जो रोजगार चाहते हैं और जो अर्थव्यवस्था मांग रही है उसमें। ठीक है। तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है कि आर्थिक चक्रों से संबंधित इस प्रकार की मंदी के दौरान और बढ़ती है और आपकी इस जो आपकी अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो ये घटती है। मतलब यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा सकता है कि जैसे आपकी अर्थव्यवस्था जो है, जैसे लॉकडाउन का समय आया तो अर्थव्यवस्था ने क्या किया? कमजोरी आ गई, मंदी आ गई, तो आपकी रोज़गार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन जब अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है तो तेज़ी से बढ़ती है तो मतलब प्रोडक्ट की क्या होती है? प्रोडक्ट की डिमांड होती है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना होता है? इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको नया उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो नया उत्पादन कब होगा? जब आप रोज़गार के साधन भी बढ़ाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपकी एक सीरीज चलती है, ठीक है, प्रोडक्शन की। तो ये चक्रीय बेरोजगारी हो गई। एक ही मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कृषि मजदूर जो होते हैं गाँव में, वो कुछ समय के लिए अपने कृषि कार्य में व्यस्त होते हैं, लेकिन अधिकांश समय जो इनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है। तो ये इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब एक सीजन से संबंधित है कि आपको उस समय तो रोजगार है, लेकिन एक दूसरे सीजन में आपको रोजगार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये किससे संबंधित है? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चालू की गई थी। ठीक है, कब चालू की गई थी? तो ये 2014 में चालू की गई थी। तो ये कथन सही है। दूसरा है स्टार्टअप इंडिया पहल। स्टार्टअप इंडिया पहल जो है ये 2016 में स्टार्ट की गई थी। तो ये कथन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया पहल जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने के लिए लाया गया था और इसका 2015 ये कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी 2017 ये कथन सही है, जो कि गर्भवती जो महिलाएं होती है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए जो पोषण स्तर से संबंधित है, तो इस योजना को भी आपका सही होगा। तो आपका सही हो जाएगा क्या आंसर? ऑप्शन बी, जो कि गलत है, स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 की योजना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संगम युग में खेतिहर मजदूर को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारी एंशिएंट इंडिया सीरीज़ देखी हो तो उसमें इन सब टॉपिकों को अच्छे से कवर किया गया है। तो यदि आप हमारे अभी कल का लेटेस्ट वीडियो है जो संगम युग का है, वही क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये कल का लेटेस्ट वीडियो है। यदि आपने संगम युग का वीडियो देखा होता तो आपको ये चारों के बारे में पता होता और आपका आंसर एकदम 100% सही लगाया होता आपने आंसर। ठीक है, तो आप एक बार हमारा एंशिएंट इंडिया का आप सीरीज़ देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर को उठा सकते हैं, सातवाहन, मौर्य, और आप उससे उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी का पढ़ाया गया है। यदि आपको लगता है कि आपको वो उपयोगी है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आपको लगता है कि नहीं है तो फिर आप उसे, ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ से आपको दूसरा जो अच्छा लगता है वहाँ से कवर कर लिए। लेकिन आप अच्छे से एक बार जो टॉपिक है उनको अच्छे से करिए ताकि आपसे सारी चीज़ें बढ़ें। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि खेतिहर मजदूर को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसे पेरियार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संगम युग में जो बेल्लाल होते थे वो कौन थे? बेल्लाल जो होते थे वो धनी किसानों का वर्ग होता था। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि जो बेल्लाल होते थे इनका संबंध किससे होता था? जो वहाँ पे ये अरसर वर्ग था, अरसर वर्ग को क्या बोलते थे? शासक वर्ग कहा जाता था। तो शासक वर्ग से उनका वैवाहिक संबंध भी होते थे। साथ ही साथ जो केडीसीआर है, केडीसीआर कौन थे? केडीसीआर जो थे वो निम्न पद के जो कार्य करने वाले लोग थे या निम्न वर्ग के लोग को केडीसीआर कहा जाता था। साथ ही साथ इसमें एक और चर्चा मिलती है शब्द की, उसका नाम है एनआरडी। तो एनआरडी कौन थे? एनआरडी जो थे वो सैन्य या सेनापति के आसपास के लोग हुआ करते थे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि विस्तार से किसी चीज़ को समझ सके और हल कर सके। ठीक है, अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, यदि आप हमारी सीरीज़ को एक बार देख लें तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे इससे सॉल्व बन जाएंगे। तो यापनीय संप्रदाय जो किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें तो मौर्य काल में राज्य के भंडार गृह और राजकोष के प्रमुख का संरक्षक कौन था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि मौर्य काल में राज्य के भंडारण और राजकोष के संरक्षक का प्रमुख कौन था। तो ये भी आपने हमारा सीरीज़ देखा हो तो आपको बन जाएगा, सन्निधाता कहा जाता है इसको। तो भंडारण का प्रमुख सन्निधाता। लेकिन जो टैक्स की रेट क्या होगी वो डिसाइड कौन करता था। टैक्स रेट को बताने वाला, उसमें चेंज करने वाला वो कौन था, सम्हारता कहलाता था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो भग्ग होता था, इसके दो उल्लेख मिलते हैं। एक ये जो गॉड ऑफ वेल्थ के रूप में मिलता है कि ये गॉड ऑफ वेल्थ है। वहीं पे एक उल्लेख मिलता है कि ये भाग जो आपने पढ़ा हो कभी, बलि नामक भाग आपको कर देना पड़ता था, तो वो कितना होता था, 1/6 भाग होता था। तो और दुर्गापाल जो है, दुर्गापाल के रूप में आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि भंडारण जमा करने की अपेक्षा मौर्य ने मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया। ठीक है, मौर्य काल में राजकोष और भंडारण के मुख्य संरक्षक को क्या कहा जाता था, सन्निधाता। और सम्हारता कौन था, जो राजस्व का मूल्यांकन करता था। फिर आपसे अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि किसने हर्ष चरित्र की रचना की है। नागसेन, हेनसोंग, बाणभट्ट और तुलसीदास। तो यहाँ पे तुलसीदास का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो काफ़ी बात की बात है। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट। ठीक है, क्योंकि बाणभट्ट इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था हर्ष का, और उसी के द्वारा ये लिखा गया है हर्ष चरित्र। जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें जो कन्नौज शहर है उसके आसपास के कुछ राज्यों के बारे में, या जो छोटे गांव हैं उनके बारे में, उनकी वित्तीय स्थितियों के बारे में प्रदर्शन किया गया है। यदि हेनसोंग को देखें तो हेनसोंग जो है वो हर्ष के समय ही कहाँ पर आया था, उसके दरबार में भी आया था और उपस्थित भी था, कुछ समय रहा भी था। और इसी का एक और जो चर्चा में हमेशा रहता है, फाहयान, वो किसके समय आया था, तो फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय भारत में आया था। अब अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था। विषयपति, तो विषयपति नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जिले में रहते थे। ठीक है, इसको जिलापति कहा जा सकता है। ऊपरी, तो ये कथन आपका अपने आप में सही है। ऊपरी या भुक्ति भी से आप सुना होगा कहीं आपने। ठीक है, राहतपति और सेनापति, तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊपरी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देश, राष्ट्र, भुक्तियाँ जो थी वो कई भागों में विभक्त थे जो गुप्त साम्राज्य का निर्माण करते थे। इनमें से कुछ भुक्तियाँ, जिसमें पुनर्वर्धन भुक्ति और तीर भुक्ति शामिल है, इनका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। ठीक है, आगे ये बताया गया कि प्रांतों और भुक्तियों को उपरिकों के द्वारा प्रशासित किया जाता था। उसमें प्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा इनको नियुक्त भी किया जाता था। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्रांतों को विषय नामक जिलों में विभाजित किया गया था, जो आयुक्तों या कुछ मामलों में विषयपति जैसे अधिकारियों के द्वारा प्रशासित होते थे, और ये नियुक्तियाँ प्रांतीय गवर्नर के द्वारा की जाती थी। मतलब आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है, जो ऊपरी है उसकी नियुक्ति सीधे राजा के द्वारा की जा रही है, और विषयपति की नियुक्ति जो है वो प्रांतीय गवर्नर के माध्यम से करता था। ठीक है, अगला यहाँ पे आपसे कुछ फैक्ट पूछे गए हैं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहला पूछा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के, दूसरा उनके कुछ फंड के बारे में कि कितना 2024-25 में उनको बजट प्राप्त हुआ है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1,32,469 करोड़ रुपये, तो ये कथन सही है। रसायन उर्वरक मामले के मंत्रालय को 3712, तो ये गलत है क्योंकि इसको तो 1,68,000 के आसपास प्राप्त हुआ है। तीसरा है नागर विमानन मंत्रालय 2357, ये सही है। कोयला मंत्रालय 192, ये भी कथन सही है। तो आपका यहाँ गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र वे गतिविधियाँ होती है जिसमें हम उत्पादन के जो कारक हैं उनसे सीधे आप उत्पादन करते हैं। जैसे आपने कृषि कार्य में संलिप्त हैं, ठीक है, कृषि कार्य हो गया, या आप खनन कार्य में हैं, ठीक है, या उत्खनन कार्यों में हैं, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप मत्स्य पालन वगैरह का कोई कार्य करते हैं तो उसको प्राथमिक गतिविधि कहा जाता है। तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण है ये अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र में आता है, जिसमें आप विनिर्माण और निर्माण कार्यों में संलग्न होते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान करना है, तो ये कथन आपके लिए गलत हो जाएगा। नंबर 2 है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ब्याज से प्राप्त आय में भविष्य में गिरावट के प्रति वृद्ध व्यक्तियों की रक्षा करना। तो ये दोस्तों यदि आपने इस स्कीम के बारे में पढ़ा हो कभी तो ये कथन सही है, इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो LIC जो कंपनी है वो इनके लिए क्या करेगी, इस पर गारंटी प्रदान करेगी, और वो गारंटी कितनी होगी, 10 वर्षों के लिए 8% की दर से जो उनको राशि पर ब्याज प्राप्त होगा। और ये जो अंशदान होगा जो भविष्य के लिए रखेंगे 10 वर्षों के लिए, वो 60 वर्ष से अधिक
उम्र के व्यक्ति ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि यदि LIC में और जो अंतर आता है, कुछ भी LIC का कोई भी नुकसान होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी भरपाई करती है बीच में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, यह शुल्क मुक्त दर्जा प्राप्त एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र है और व्यापार संचालन शुल्क और टैरिफों के प्रायोजन के लिए एक विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। दूसरा है, इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हवाई अड्डों, बंदरगाह, भूमि कंटेनर स्टेशन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के समकक्ष माना जाता है और ऑन साइट सीमा शुल्क निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, यदि आपने कभी भी SEZ पढ़ा हो तो ये कथन दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो SEZ है ये 2005 के एक्ट से भारत में शामिल किए गए थे और पहला जो आपका SEZ जो है वो कहाँ पर बनाया गया था, वो कांडला में पहला स्थापित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो ब्लूमबर्ग शेयर बाजार की रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही में जो भारत को प्राप्त हुई है वो चौथी रैंकिंग प्राप्त हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत चौथे नंबर पे शेयर बाजार में कब हुआ, तो उसने क्या किया है, भारत ने हांगकांग को पछाड़ते हुए भारत जो है वो 4th स्थान पर पहुंच गया है। अब हांगकांग 4th स्थान पर नहीं रहा, अब कौन पहुंच गया है, भारत पर पहुंच गया है। साथ ही साथ पहले स्थान की बात की जाए तो उस पर USA है, दूसरे स्थान की बात की जाए तो उस पर चाइना है, तीसरे स्थान पर कौन है, अभी जापान है। तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में। यदि हम वित्त आयोग की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर दें पहले से ही, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा चीज़ों को देखना समझना। तो जो वित्त आयोग होता है वो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो केंद्र और राज्य होते हैं उनके बीच वित्तीय आवंटन को, बंटवारे को सुनिश्चित करना, कि बंटवारे का फार्मूला देना कि इस प्रकार से आप बांट सकते हैं कि आप 40% आप रख लो, आप 60% रख लो, या 41 इनको दे दो और 59 आप रखो। तो वो इस प्रकार का बंटवारा जो होता है वो कौन करता है, वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है, सरकार के लिए एक तरह से सिफारिशें ही करता है ये। अब इसका जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें प्लस 4 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो सामाजिक मामलों का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ 4 सदस्यों में एक हाईकोर्ट की योग्यता रखने वाला न्यायाधीश, एक अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर। फिर दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अध्यक्ष इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन इनकी योग्यताएं कौन निर्धारित करता है, जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं जो है वो संसद निर्धारित करती है। तो इन दोनों में अंतर है, नियुक्ति राष्ट्रपति और योग्यता संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये कथन सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था ये। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। तो ये कथन भी सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्गठित लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है। अब दोस्तों ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको जितने टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको बनेंगे। हमारे जो टेस्ट सीरीज है इसका पर्पज़ भी यही है। लेकिन दोस्तों इनकी थीम्स क्या होती है, किस प्रकार ये थीम रिपीट करते हैं, यदि आपको वो सब चीज़ें समझना हो और आप हर कुछ नियुक्तियाँ पढ़ने में न लग जाए, क्योंकि ऐसे तो देश में 50 नियुक्तियाँ होती है, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, PYQ का सहारा ले सकते हैं। और हमारी जो PYQ सीरीज़ है स्पेशल जो है UP PCS के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वो सिर्फ UP PCS के लिए नहीं, अभी जैसे BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, ये RS का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें क्या किया है हमने, जो PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और टॉपिक आप जब कंठस्थ हो जाए तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको शुरुआत कर सकते हैं PYQ सीरीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हेमा कोहली, ठीक है। ये न्यूज़ में थी। और ये जो है BB नागरत्नम, ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन सकती है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, हेमा कोहली को लैंगिक संवेदीकरण आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों, यदि ये PYQ सीरीज़ आपने देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर साल लगभग 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं जो बुक से पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है या इसके लिए किसको अवार्ड मिला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, एस नागेश कुमार, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट और बुक है वेंकैया नायडू से संबंधित, उनको भी देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? पहला है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। तो वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? एस नागेश है। दूसरा है सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13G वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसकी ये बुक है। ये डॉक्टर IB सुब्बा राव की है, जो इनके पूर्व सचिव थे। तीसरा है श्री संजय किशोर के द्वारा रचित, संजय किशोर के द्वारा क्या बुक लिखी गई है? महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री वेंकैया नायडू। ये तेलुगु में लिखी गई बुक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 राइटर इन्होंने अलग अलग बुक लिखी है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाली महिला बनी? तो आप यदि क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हो तो हाल ही में शेफाली वर्मा के द्वारा ये कारनामा किया गया। और उन्होंने किस टीम के खिलाफ किया? तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया था। कितनी बॉलों में लगाया था? तो 194 बॉल्स में उन्होंने लगाया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर थी, उनके नाम 248 गेंदों में ये हासिल था जो था वो। और शेफाली वर्मा जो है वो भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी है जिसने दोहरा शतक लगाया है। इससे पहले मिताली राज जो काफ़ी समय तक भारत की कप्तान भी रही, उनके द्वारा ये कारनामा किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित कर रहा है? तो वो अमरावती में कर रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और उनकी नियुक्ति कहाँ पर की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा PYQ में आपने देखे होंगे और इसी थीम पर देखे होंगे कि लिस्ट देते हैं, दूसरी लिस्ट देते हैं और फिर मिलाने को देते हैं। जैसे बात की जाए चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी की, तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है इनको SBI का भी प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, दूसरा है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीसरा है विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री को हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चौथे हैं TV रविचंद्रन। TV रविचंद्रन जो है वो उप राष्ट्रीय NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ें, इनकी नियुक्ति पर देख लीजिए। चल्ला श्रीनिवास शेट्टी SBI, रवि अग्रवाल CVDT, विक्रम मिस्त्री जो है काय में नियुक्त किए गए हैं? विदेश सचिव के रूप में। और TV रविचंद्रन जो है वो NSA सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्रम क्या बनेगा? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं वो क्या बने? SBI के अध्यक्ष, तो ऑप्शन 3। रवि अग्रवाल को हाल ही में CVDT का बनाया गया, तो ऑप्शन 1। विक्रम मिस्त्री जो है विदेश सचिव बने हैं, तो ये 4 आ जाएगा। और TV रविचंद्रन जो है उपराष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, तो 2। तो आपका क्रम बनेगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर B आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो स्पाइस अवार्ड जो है ICAR के तहत जो मसाला बोर्ड है वो प्रदान करता है। तो 2024 का जो स्पाइस जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है आपके स्वप्ना कलिंगल को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। NPCI के संबंध में विचार करना है। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत में खुदरा निपटान प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो यदि आपने खुदरा नियंत्रण और पेमेंट एक्ट देखा हो 2007 का, तो उसके तहत NPCI का गठन किया गया है और ये पहला कथन अपने आप में सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि UPI भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई परियोजना है। तो ये कथन भी सही है, आपका दोनों कथन सही है, तो सही हो जाएगा C। अब NPCI के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये RBI और प्लस IBA जो इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है उसके माध्यम से किया गया था। आगे यहाँ बताया गया है कि कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में नहीं आता। तो उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं उसमें एक होता है भूमि, एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी और एक होता है उद्यमिता। ठीक है,
या एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप कहते हैं। तो लाभ जो है वो उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाला एक प्रकार का प्रॉफिट है, एक आय होती है, ठीक है। तो ये डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय एमपीसी का गठन करने का अधिकार है। तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक को ये मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है? तो यदि आप आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसकी धारा 45(ZB) के बारे में यदि पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे आरबीआई नहीं आएगा, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ऐसी पहली समिति वर्ष 2016 में गठित की गई। तो ये कथन सही है, क्योंकि इससे पहले आरबीआई ये काम करती थी, केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई को काम दे के रखा गया था। लेकिन 2016 में सरकार ने 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अब ये 6 सदस्यीय समिति जो एमपीसी है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? तो इसमें 3 तो जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है आरबीआई का गवर्नर। इसमें आरबीआई का उप गवर्नर भी शामिल होता है, वाइस प्रेसिडेंट। साथ ही साथ इसमें एक और व्यक्ति शामिल होता है जो कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको चीज़ें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है श्रिंकलेशन का उपयुक्त उदाहरण है। तो श्रिंकलेशन क्या होता है? श्रिंकलेशन में कीमत जो होती है, आपकी कीमत अपरिवर्तित होती है, लेकिन जो वस्तु की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कीमत अपरिवर्तित और मात्रा कम हो जाना। ये जहाँ भी बढ़ जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मूल्य वृद्धि के साथ चिप्स का बड़ा पैकेट। तो मूल्य वृद्धि यहाँ पे हो रही है, तो ये इन्फ्लेशन में आएगा, इन्फ्लेशन का उदाहरण है। कीमत में कमी के साथ एक कंटेनर में आइसक्रीम अधिक स्कूप। तो कीमत में कमी के साथ एक कंटेनर में आइसक्रीम के अधिक स्कूप। तो अधिक नहीं, यदि कम स्कूप होते, पहली बात तो कीमत कम कर दी, कीमत अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन अपरिवर्तित कीमत। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। एक पैकेट में अधिक कीमत के साथ, तो यहाँ पे फिर कीमत बढ़ा हुई। तो आपको ये चीज़, आपको कीमत, इस सीधा कॉन्सेप्ट पता है कि श्रिंकलेशन का मतलब होता है कीमत अपरिवर्तित और मात्रा में कमी। तो आप सही जवाब तक अपने आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस मिशन का उद्देश्य देश के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व जैसे खनिजों को पर्याप्त रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो ये कथन सही है। और इस मिशन में महत्वपूर्ण खनिजों को केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए लगाया जाएगा, स्मार्टफोन वगैरह में स्वच्छ ऊर्जा के लिए नहीं। तो जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पेपर में ओनली या केवल या सभी, ऑल ऐसी चीज़ें लिखी हो तो आप उनको थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं अमूमन गलत होते हैं, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो लगाई गई है, इसके संदर्भ में विचार करना है। तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू की जाने वाली ई कॉमर्स आपूर्ति सेवाओं से प्राप्त राशि पर अनिवासी भारतीयों के लिए 2% संकरण लेवी लगाई गई है। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि संकरण लेवी भारतीय ई कॉमर्स, केवल भारतीय ई कॉमर्स पर लागू। फिर से यहाँ पे केवल लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि केवल भारतीय ई कॉमर्स पर नहीं है, बल्कि गैर निवासी ई कॉमर्स पर लगाई गई है। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, इसको आप गोला मार लीजिए, गैर निवासी ई कॉमर्स, ये अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी राजस्व घाटे की गणना जो होती है, उसमें राजस्व घाटे में निम्नलिखित में से किसे घटाकर की जाती है? तो जो प्रभावी राजस्व की गणना होती है, उसमें हम पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु सहायता अनुदानों को घटाते हैं। दोस्तों होता क्या है, आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जैसे आपका जो बजट होता है, ठीक है, या जो आपका वित्तीय बजट बनता है, इसमें 2 प्रकार के होता है। एक होता है राजस्व व्यय, ठीक है, और एक होता है आपका व्यय में पूंजीगत व्यय आता है, ठीक है। अब जो केंद्र सरकार होती है, उसके राजस्व व्यय में एक भाग क्या होता है, एक भाग ये भी होता है कि वो राज्यों को जो अनुदान देता है, तो राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान भी काय में आता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। और क्या आता है इसमें, जो सैलरीज होती है, वेतन वगैरह दिए जाते हैं अधिकारियों को, या जो ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है जिनसे न तो लाइबिलिटी कम होती है, न ही एसेट को बढ़ावा मिलता है,
तो आपको वो भी क्यों में राजस्व व्यय में शामिल हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, सरकार पर दबाव बनता है और राजस्व व्यय थोड़ा सा इसलिए सही नहीं माना जाता है क्योंकि इसके कारण पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए पूंजीगत व्यय किया जाता है, उसे अच्छा भी माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा एक तो लायबिलिटी भी कम होती है और आपकी एसेट भी बढ़ती है, ठीक है। तो राज्य को जो अनुदान दिया जाता है उसमें से राज्य क्या करते हैं कि कुछ भाग जो होता है आपका काय में निवेश करते हैं, पूंजीगत परिसंपत्तियों में करते हैं। तो केंद्र ये बोलता है कि हमारा हर दिया गया व्यय पूंजीगत राजस्व व्यय थोड़ी ना है, उसमें से कुछ पूंजीगत व्यय भी होता है। तो उसी लिए क्या किया गया, इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रभावी राजस्व व्यय की अवधारणा आई। तो प्रभावी राजस्व घाटे में आप पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन को भी शामिल करते हैं, ठीक है। अगला बताया गया कि भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमय की सीमा क्या है। तो यदि बीमा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 74% जो अनुमति है, जो आप देखेंगे कि 2014 के आसपास कितना प्रतिशत था, 2014 के आसपास ये आपका था 26%। तो 2015 में बढ़ के 49% किया गया और 2021 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, जीएसटी परिषद से संबंधित है कि जीएसटी परिषद आपको बताना है जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिश करती है, जैसे कि वस्तु और सेवा को जीएसटी मॉडल कानूनों के अधीन रखना या उसमें छूट देना। तो ये कथन सही है। अगला बताया गया है कि प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, चाहे उनका पोर्टफोलियो कुछ भी हो। तो ये कथन भी सही है, चाहे वो किसी भी मंत्री को कर सकता है, चाहे उसका पोर्टफोलियो कुछ भी हो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है, आपका आर्टिकल है 279A1। आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में विचार करना है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2021 में 135 से सुधरकर 2022 में 134 हो गई। तो ये कथन सही है। दूसरा है वर्ष 2022 में भारत का एसडीआई मान बढ़कर 0.644 हो गया। दोस्तों ये कथन भी सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि आपने हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ देखी हो उसमें देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया गया है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी 2018 से। तो इस क्वेश्चन का क्या महत्व आप समझ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप हमारी पीवाईक्यू सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें न सिर्फ टॉपिकों के बारे में बताया गया है बल्कि उसको करंट से अपडेट करके भी लिंक किया गया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है। ये भी पीवाईक्यू का ही एक क्वेश्चन है। तो ये किससे संबंधित है, ये WTO से संबंधित है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि WTO ने घरेलू सब्सिडी के संदर्भ में 3 श्रेणियाँ निर्धारित की है, ठीक है। ग्रीन, ब्लू और एम्बर बॉक्स। जो ग्रीन और ब्लू बॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको गैर व्यापार विकृत माना जाता है। व्यापार विकृति का मतलब ये होता है कि कोई देश है, मान के चलो जैसे भारत है, अब भारत क्या कर रहा है कि अपने यहाँ पे ना किसानों को जैसे दवा की सब्सिडी दे रहा है। तो सब्सिडी देने के कारण क्या हो रहा है कि जो मूल्य उससे छेड़छाड़ कर रहा है, जो बाजार मूल्य उससे छेड़छाड़ कर रहा है। तो बाजार मूल्यों से छेड़छाड़ करने के कारण क्या होगा कि जो भारतीय किसान है वो प्रतिस्पर्धा अलग प्रकार की हो जाएगी उनकी। तो ये प्रतिस्पर्धा वगैरह को रोकने के लिए क्या करते हैं, WTO के द्वारा सब्सिडी बनाई गई है कि ये सब्सिडी इस रेंज में आती है ताकि विश्व व्यवस्था में जो व्यापार है वो विकृति न हो, ठीक है। इनमें कुछ शर्तों के साथ आय समर्थन और प्रत्यक्ष भुगतान को शामिल किया जाता है, लेकिन जो भारत का MSP प्रोग्राम है उसको आपने अम्बर बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि वो विकृति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। WTO के सदस्य एम्बर बॉक्स का समर्थन को मापने के लिए एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एग्रीगेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये भी WTO से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीवन निर्वाह और न्यूनतम पारिश्रमिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर बताना है आपको। न्यूनतम पारिश्रमिक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करें, जबकि जीवन निर्वाह पारिश्रमिक केवल कानूनी आवश्यकताओं के लिए होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए ये ज़रूरी है कि सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जबकि आपका जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो कानूनी आवश्यकता से संबंधित है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हर राज्य के में एक न्यूनतम वेतन की एक संहिता होती है जिसमें बताया जाता है कि आपका न्यूनतम वेतन इतना तो होना ही चाहिए। तो वो क्या है, वो उस चीज़ को लीगलिटी प्रदान करती है, ठीक है, लीगल है वो। जीवन निर्वाह पारिश्रमिक एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है, सही बात है, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक विधिक रूप से न्यूनतम देय देता है, नियोक्ताओं को देना पड़ता है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और केमिकल और तो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, तो इनके माध्यम से किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत जो है वैश्विक कृषि निर्यात 2022 की यदि रिपोर्ट की बात करें तो वो 8वें स्थान पर था। इसका जो निर्यात है वो कितना है, वो निर्यात है $55 बिलियन। यदि बात की जाए प्रथम स्थान पे कौन था, तो यूरोपियन यूनियन था, जिसका जो निर्यात था वो कितना था, वो निर्यात था $836 बिलियन। तो देख सकते हैं कि भारत से कितना अंतर है इनका। अगला प्रश्न है, किसे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पद के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद यूनुस को आप देख सकते हैं इन्हें नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये न्यूज़ में भी बहुत सारे में थे। साथ ही साथ आपने यदि PYQ सीरीज़ देखी हो तो हर बार क्या होता है कि आपसे जो नेबर है आपके, तो नेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन नियुक्त हुआ कौन नियुक्त नहीं हुआ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 4 स्टार भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, प्रमिला गोस्वामी या प्रवीणा राय। तो प्रवीणा राय को हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो कहाँ पर है, जो मुंबई में है, वहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश सीमा पर स्थिति निगरानी के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसमें ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, रवि गांधी या पंकज कुमार सिंह। तो इसके ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा रवि गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश आगरकर या फिर जो चौथे नंबर पे MG रानडे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 बार आ चुका है, साथ ही साथ UPSC में भी इसको 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपको लगता है नए क्वेश्चन आए हैं, लेकिन नए क्वेश्चन नहीं होते, आपको PYQ में दिख जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो गोपाल हरि देशमुख है वो एक प्रकार के सामाजिक सुरक्षावादक और एक तर्कवादी व्यक्ति थे, जो तर्कों के माध्यम से जो जातिगत भेदभाव हैं, जाति भेदभाव उसके खिलाफ थे। साथ ही साथ जो महिला अधिकारों की बातचीत भी करते थे, मानवतावादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि यदि धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है तो धर्म बदल देना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनके द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई, एक है हितेक्षु, इनकी प्रमुख रचना है, मासिक पत्रिका थी इनकी। दूसरा है ज्ञान प्रकाश, ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश हो गया। एक है इंदु प्रकाश, तो इंदु प्रकाश भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ एक है इनकी लोकहितवादी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो लोकहितवादी, इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, साथ ही साथ हितेक्षु। तो इनमें से आगे जाके आपको चारों में से भी कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसने इंडिया हाउस की स्थापना की, तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, ये लंदन में की गई थी। बेसिकली वो क्या चाहते थे, वो भारतीय छात्रों का एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ क्या हो, आकर्षित हो। तो इसी कारण उन्होंने 1905 में ये इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के संदर्भ में विचार करना है। WC बनर्जी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो इससे पहले मुस्लिम थे, तो ये कथन भी अपने आप में सही हो जाएगा। तो आपका सही क्या आंसर बनेगा, यहाँ पर बनेगा सी आंसर। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बॉम्बे में 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे बनर्जी। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और इसको जॉर्ज यूले, ये प्रथम आंग्ल अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, चौथे अधिवेशन में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो 4-5 अधिवेशन थे उसमें अलग अलग धर्म के लोगों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के संदर्भ में किसके समय की घटना है, तो दीपावली जो घोषणा है वो किसके समय की है, वो लॉर्ड इरविन के वायसराय कार्यकाल में हुई थी। यदि हम लॉर्ड इरविन के वायसराय कार्यकाल की बात करें तो उसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। पहला, भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ 1927 में उसके समय।
दूसरी घटना हुई बटलर इंडियन स्टेट कमीशन की नियुक्ति की गई, जो राज्य और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनके बीच क्या था, प्रांत और ब्रिटिश सरकार के बीच करो उसके संबंधित था, वित्तीय संसाधनों से संबंधित। तीसरी थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में। चौथी दीपावली घोषणा। पांचवा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। छठा गांधी का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 7 नवंबर पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और 8वां गांधी इरविन समझौता 1931। तो ध्यान रखना है, गांधी इरविन समझौते के बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें लॉर्ड इरविन जो है भारत का वायसराय नहीं था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी प्रणाली दी गई है किसके द्वारा, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसके द्वारा कौन सी दी गई थी, इसके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको, तो ये गलत हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये कथन सही है क्योंकि इन्हीं के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था दी गई थी। तीसरा है हॉल्ट मैकेंजी जो है किससे संबंधित है, वो महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और लॉर्ड मेकाले जो है वो भारत में एजुकेशन या शिक्षा पर मेकाले मिनट से संबंधित है, जो आंग्ल प्राच्य विभाग से संबंधित है। दोस्तों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं अच्छे से तैयार हैं तो आप हमारी PYQ सीरीज़ के माध्यम से हिस्ट्री की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका 5 से 6-7 लेक्चर में ही आपका पूरा हिस्ट्री लगभग कवर हो जाएगा, और आप लगभग 80 से 90% क्वेश्चन के उन दायरों में रहेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा सीरीज़ जो है बहुत ही उपयोगी है, आप उसको जाकर एक बार विजिट कीजिए, किसी भी PYQ की सीरीज़ को एक बार देख लीजिए, आपको उसकी क्वालिटी और कंटेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब बेसिकली जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी इसको शुरुआत अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा क्यों की गई थी, क्योंकि जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, ज़मींदारी व्यवस्था में क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट था, स्थायी बंदोबस्त था। अब इसमें क्या हो रहा था कि आप ये लोग ना टैक्स की जो रेट थी, जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें चेंज ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका नाम ही परमानेंट सेटलमेंट था। तो उसमें संशोधन करने के लिए इन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली अपनाई, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि इसमें ना जमींदार जो था वो बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था और इनके पास राजस्व पाने में कटौती हो रही थी, साथ ही साथ जमींदार जो है अधिक लालची बन रहा था और पर्याप्त समय पर टैक्स यहाँ पर भरपाई नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने देखा कि हम क्या करते हैं कि सीधे किसानों से टैक्स कलेक्ट करते हैं या रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो सीधे किसानों से कलेक्ट होने के लिए जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसने अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने देवबंद आंदोलन को आरंभ किया था। आपके ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद कासिम नूनवी और राशिद अहमद गंगोई। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, पहले इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और देवबंद आंदोलन की बात की जाए तो एक प्रकार का पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था, जो इस्लाम के या कुरान के उसके प्राचीन विचारों पर आधारित था। बेसिकली ये सैयद अहमद खान जो थे उनके खिलाफ आंदोलन के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था, क्योंकि सैयद अहमद खान के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, अलीगढ़ आंदोलन, तो उसी के खिलाफ ये आंदोलन लाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संधियाँ दी गई है, इनको आपको कालक्रम में जमाना है। पहला आपसे बोला गया है यानदुब की संधि, और यानदुब की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, यानदुब की संधि हुई थी 1826 में। दूसरा सुगोली की संधि प्रथम नेपाल युद्ध के बाद हुई थी 1816 में। तीसरी लहासा की संधि हुई थी 1904 में। और चौथे है तुर्कमनचाई की संधि, ये कब हुई थी, तो ये की गई थी 1828 में। तो आपका क्रम क्या बनेगा, ऑप्शन 2, देन 1, देन 4 और देन आपका 3। तो 2143 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि मुजफ्फर अहमद, एस चेट्टियार और एम डांगे गुलाम हुसैन का संबंध किससे है। मेरठ षड्यंत्र, लखनऊ षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र या दिल्ली षड्यंत्र। तो ये घटना जो है वो कानपुर षड्यंत्र से संबंधित है। ये षड्यंत्र क्यों हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चोरा चोरी घटना के बाद, ठीक है, तो चोरा चोरी घटना के बाद जब गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो क्रांतिकारी जो गतिविधि थे वो निराश हुए, तो क्रांतिवादी जो थे वो निराश हुए और उनके द्वारा वापस से बम और विस्फोट की राजनीति पर जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसी क्रम में मुजफ्फर अहमद, एस चेट्टियार, डांगे और गुलाम हुसैन के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। किसके लिए, क्योंकि इन्होंने कानपुर षड्यंत्र मामले में अपना कारनामा किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केंद्र में द्विवेद शासन की शुरुआत हुई। दूसरा है अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे केंद्र में द्विवेद शासन की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि द्विवेद शासन की शुरुआत जो है वो प्रांतों में हुई थी। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा पहली बार
प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग किया गया, ये कथन सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 1919 का एक्ट है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसे, कई बार आपने इस नाम से भी देखा होगा इसको। साथ ही साथ आपको ये जानकारी होगी कि जो द्वैत शासन लिखा गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन चालू हुआ था, तो वो क्या था। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें ना दो प्रकार के विषय बना दिए गए थे। जैसे आप अभी देखते हैं कि एक होती है संघ सूची, एक राज्य सूची। तो इस प्रकार जो स्टेट लिस्ट थी उस समय, उस स्टेट लिस्ट के विषय को भी दो भागों में बांट दिया था। एक बांट दिया था हस्तांतरित विषय, ठीक है, और एक बांट दिया गया था आरक्षित विषय। तो जो हस्तांतरित विषय थे उसमें क्या होता था कि जो वहाँ की राज्य विधान परिषद हुआ करती थी उस समय की, तो राज्य विधान परिषद को कानून बनाने के यहाँ पे अधिकार था। लेकिन जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंतर्गत आते थे। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है सेडलर कमीशन के संबंध में विचार करना है, किससे संबंधित था। तो सेडलर कमीशन जो है वो शिक्षा से संबंधित है। और सेडलर कमीशन कब बना था, तो सेडलर कमीशन बना था यही चेम्सफोर्ड के समय बना था, 1917 में बना था, ठीक है। यदि आपने हमारी पीवाईक्यू सीरीज देखी तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और शिक्षा से संबंधित और कौन कौन से आयोग भारत में बनाए गए हैं। तो शिक्षा से संबंधित जो आयोग है उनमें एक है हंटर कमीशन, जो कब बना था, 1882 में लॉर्ड रिपन के समय बना था। दूसरा कमीशन है रेले कमीशन, तो रेले कमीशन बना था लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में। तीसरा है सार्जेंट प्लान, ठीक है। तो सार्जेंट प्लान कब आया था, 1944 में। इनके बीच एक और आया था हार्टुंग कमेटी। तो हार्टुंग समिति कब बना था, ये बना था लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है। तो ये शिक्षा से संबंधित हमारे हो गए हंटर कमीशन, रेले कमीशन, हार्टुंग समिति और सार्जेंट योजना। अगला यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, वो अकाल आयोग दिया गया है। तो अकाल आयोग को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाल आयोग हैं। अकाल आयोगों की बात की जाए तो तीन है। एक है स्ट्रेची कमीशन, पहला स्ट्रेची कमीशन। दूसरा है लॉयल कमीशन, ठीक है, एल्गिन के समय आया था। और तीसरा है कौन सा, मैकडोनाल्ड कमीशन। जो मैकडोनाल्ड कमीशन है वो किसके समय आया था, वो आया था 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय। यदि सिंचाई आयोग की बात की जाए तो स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन। तो आपसे पूछा जाए कि मॉनक्रिफ कमीशन का संबंध किससे है, तो वो सिंचाई से संबंधित है। और पुलिस सुधारों पर जो आयोग बना था उसका नाम क्या है, फ्रेजर कमीशन। ये भी किसके समय बना था, ये भी कर्जन के समय बना था। तो कर्जन के समय जो आयोग बने उनका कार्यक्रम क्या होगा, उनके में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन, जो सिंचाई से संबंधित था। दूसरा है दूसरा है मैकडोनाल्ड कमीशन। तो मैकडोनाल्ड कमीशन आया था दूसरे नंबर पे, जो किससे संबंधित है, अकाल से संबंधित है। तीसरा आया था उसके समय फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर कमीशन जो पुलिस सुधार से संबंधित था। और चौथा है रेले कमीशन, जो किससे संबंधित था, एजुकेशन से संबंधित था। तो आपको यहाँ पे 4 क्रम पता चल गए हैं, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला पहला विधेयक पारित किया। तो ये काम यूक्रेन ने किया था। किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता। तो आपके ऑप्शन है आलोक शुक्ला, स्वाति नायक, सुमेरा अब्दुल अली या वंदना शिवा। तो किसने जीता है ये अवार्ड, ये अवार्ड जीता है पर्यावरण संरक्षणकर्ता आलोक वर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है रामलीला दर्शन योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की योजना है। इसमें क्या किया जाएगा कि 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में सफल हो जाते हैं यात्रा के लिए पात्र होंगे। और आरंभिक चरण में ये लाभ 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये 5 लोगों को दिया गया है। इसमें से एक है सुकांत मजूमदार जो बीजेपी से हैं, ठीक है। एक है कुलदीप नायर शर्मा जो किससे सांसद है, ये कांग्रेस के सांसद हैं। तो 2 ये हो गए, यहाँ पर बाकी दोनों को नहीं मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। अन्य जो 2 व्यक्ति वो कौन कौन है, तो एक और बीजेपी के मेंबर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है सुधीर गुप्ता, इनको भी प्राप्त हुआ है। और एक और व्यक्ति जो शिवसेना के हैं, कौन है शिवसेना के, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे को भी ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी से अमोल राम सिंह कोल्हे, ठीक है। तो अमोल राम सिंह कोल्हे को भी ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आयोजित किया गया कहाँ पर? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है वो दिव्यांग लोगों से संबंधित है। ठीक है, ये आयोजन इसका कहाँ पर किया गया है? ये गोवा में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मनोरम संगीत, नृत्य और मनोरंजक गतिविधियों में दिव्यांग लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन ई साक्षी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो जो ई साक्षी जो है, आपने एक योजना के नाम यदि सुना हो MP लेट, तो इस योजना का संबंध किससे है? जो सांसद होते हैं उनको क्या होता है कि एक निधि दी जाती है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रों में क्या कर सके, डेवलपमेंट के कार्यों में से वो खर्च कर सकें। हर साल 5 करोड़ रुपए तक इसमें सहायता दी जाती है। ठीक है, और ये नॉन लैप्सेबल होता है, इसमें ये फंड लैप्स नहीं होता है। तो इसी के रेगुलेशन के लिए क्या किया है, सांसद ये इसको रेगुलेट कर सकते हैं कि जो उन्होंने खर्च के लिए फंड आवंटित किया था वो खर्च कितना और कहाँ पर खर्च किया जा चुका है। तो इसीलिए ई साक्षी पहल लेके आए थे। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो मोस्पी के द्वारा लाया गया है, क्योंकि यही जो है इस कार्यक्रम को क्रियान्वित भी करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है वो मणिपुर के द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि मणिपुर में हम देख रहे हैं हिंसक गतिविधि है जिसके कारण राज्य में कोई भी व्यवस्था जो अच्छे से चल नहीं पा रही है। अतः उन्होंने कि बच्चों का एजुकेशन में कोई प्रभावित न हो, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि अपने सभी ग्लेशियरों के समाप्त होने के बाद पहला देश कौन सा है जिसमें सभी ग्लेशियर जो है वो समाप्त हो गए हैं? तो दोस्तों, आपका जो वेनेजुला है उसके सभी जो ग्लेशियर है वो समाप्त हो गए हैं, ऐसा समाप्त होने वाला है। साथ ही साथ इसका जो अंतिम रूप से समाप्त हुआ ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो है हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनते हैं। आप इसको 4 स्टार भी मार्क कर सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल का प्रारंभ किया? तो हाल ही में पंजाब के द्वारा सड़क सुरक्षा बल का प्रारंभ किया गया, क्योंकि वो जो सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें थी उनको कम करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई कहाँ पर? तो इसको हाल ही में पश्चिमी घाट पर खोजा गया है। कंगारू छिपकली को जो अगस्त्या पहाड़ी पर खोजा गया है। तो पश्चिमी घाट में कहाँ पर? अगस्त्या पहाड़ी पर देखने को मिलती है। अब यदि बात की जाए इस छिपकली की, तो ये बेडडोमी या कंगारू छिपकली के बाद अगस्त्या वंश की दूसरी प्रजाति है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन के द्वारा इवोल्यूशनरी डिफेंट एंड ग्लोबली लुप्तप्राय कार्यक्रम सामान्य प्रजातियों के नाम पर एच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपसे एच कार्यक्रम भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, आपूर्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश का किससे संबंधित है? तो आपूर्ति पोर्टल जो है वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो भारत सरकार की वेबसाइट दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। ये एक प्रकार का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके माध्यम से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जैसे विभाग की संरचना के बारे में अंतर्दृष्टि देगा, साथ ही साथ सरकारी आदेश और अधिसूचनाओं को भी बताएगा। इन शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया जाएगा और उस पर सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। अगला, उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने में सुलभता को आसान करना है। ठीक है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य ऑनलाइन शुल्क भुगतान सहित आवेदन की ऑनलाइन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधारित पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा देना है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को आवेदन दाखिल करना होगा। जो MSME में कार्य करते हैं उनको एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके द्वारा वो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता है? ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अजय कुमार मिश्रा जो है वो वर्तमान महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता का कौन सा आर्टिकल में है? तो 160 जो आपको 165 आर्टिकल है, इसमें महाधिवक्ता का वर्णन है। ठीक है, जो महाधिवक्ता जो होता है उसके पास हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। और ये जो होता है वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है, जो
खुद भी एक पैरा एथलीट रहे हैं और इनके द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं प्लस 1 रजत पदक भी इन्होंने जीता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इनका संबंध किस खेल से था, तो ये जेवलिन थ्रो से संबंधित थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि नवदीप सैनी को जो जेवलिन थ्रो से संबंधित पैरा ओलंपिक में है, इन्हें कौन सा पदक मिला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत और नेपाल के बीच सीमा व्यापार लेन देन भुगतान को यूपीआई सक्षम बनाया है। तो यूपीआई के लिए जो काम करता है वो है एनपीसीआई एक, तो साथ ही साथ फ़ोनपे पेमेंट लिमिटेड के सहयोग से ये कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो किस देश से आती हैं, आपसे इसका देश पूछा जा सकता है, तो वो आती है चेक गणराज्य से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और रनर अप कौन रही, तो यास्मीना जैतून जो है वो रनर अप रही। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कंपनी के कुछ एक्ट दिए गए हैं और आपसे उनकी विशेषता पूछी गई कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला लिखा गया है, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया जाएगा। तो इसके सामने जो लिखा गया है वो लिखा गया है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 93 के चार्टर अधिनियम से नहीं आया था, बल्कि आया था 1853 के एक्ट से आया था। ठीक है, दूसरा यदि देखा जाए तो ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की अनुमति 1813 का अधिनियम, ये कथन सही है। एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करना 1833 बिल्कुल सही है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूर्णतः एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य किया था। ठीक है, पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधियों को प्रस्तुत किया गया 1853 का चार्टर, ये भी सही है। और जो पहली विशेषता है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया, ये भी 1833 के चार्टर अधिनियम से लेके आए थे। अब यहाँ पर एक्ट अच्छे से दिए गए हैं। जैसे 1793 का जो एक्ट है, इसमें सभी आगामी गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अपनी परिषद का वही अधिभावी अधिकार प्राप्त होंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए थे, नंबर 1। नंबर 2, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और आप देखेंगे कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो हैं वो भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिए थे और चीन से सिर्फ चाय से संबंधित मामलों तक सीमित थे। यदि बात की जाए 1813 के अधिनियम की, तो भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर अधिकार को बनाए रखा गया। लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति भी दी गई और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार का भी प्रदान किया गया, जिसे यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, जो मेघालय समिति के बाद विवाद हुआ था वो भी सॉल्व हो गया होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी निहित कर दी गई और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि को भी समाप्त कर दिया। वाणिज्यिक निकाय जो पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। 53 का चार्टर अधिनियम पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी परिषद को अलग अलग कर दिया गया और पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व को भी प्रस्तुत किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया था। ठीक है, तो आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अंतर किया था और ये अलग किया था, तो 2 कार्य थे, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर जो है वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था, वो इसके माध्यम से नहीं किया गया था, वो किया गया था 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका की सूची दी गई, आपको सम्मिलित करना है। संघ शक्ति समिति, तो इसका आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू, इसका सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति में कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सरदार पटेल देखने को मिलेंगे। यदि देखा जाए तो प्रारूप समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया समिति के नियम जो राजेंद्र प्रसाद ने प्रक्रिया नियम के समिति में और प्रारूप समिति में कौन आ जाएंगे, अंबेडकर जी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्रम क्या बनेगा, ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 4, सी का आ जाएगा प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति की समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी यहाँ पे आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है वो ऑप्शन नंबर 1। तो 3, 4, 2, 1 इसका क्रम बनेगा, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंतिम तक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है नागालैंड राज्य का गठन, दूसरा है हरियाणा राज्य का गठन, गुजरात और सिक्किम का गठन, और चौथा है सिक्किम राज्य का गठन। तो इसका क्रम क्या बनेगा? सबसे पहले जो राज्य बनेगा वो बनेगा गुजरात राज्य, जो बनेगा 1960 में, जिसको महाराष्ट्र से अलग कर एक राष्ट्र बनाया गया था। ये भारत का 15वां राज्य था, 15th स्टेट। इसके बाद 1963 में नागा आंदोलन के कारण नागालैंड बना, जो भारत का 16वां राज्य बना। ये कब बना? 1963 में बना। फिर इसके बाद जो अगली घटना हुई, पंजाब से 2 राज्य बने, 17वें राज्य के रूप में बना हरियाणा, और ये कब की घटना है? 1966 की घटना है। और सिक्किम राज्य का उदय जो हुआ था वो कब हुआ था? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 22वां राज्य बना था। ठीक है, की बात है 1975 की बात है। तो आपका क्रम क्या बनेगा? आपका क्रम बनेगा, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, फिर आपका आएगा ऑप्शन 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 आपका देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए, और तथा बताइए कि आपको और क्या सुधार चाहते हैं इस एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में, तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।